यार देखो, वाह पहले ही ख़राब। यार मेरी फिर से वीडियो रुक गई, पता है तुम्हें? पता नहीं क्या हो गया है, मैं पढ़ा रही हूँ और वीडियो रुक जा रही है। मेरा फ़ोन बिल्कुल ख़राब हो गया, मेरी ये वीडियो नहीं बन पा रही 8-10 मिनट से ज़्यादा की। चलो कोई नहीं, फिर से ट्राई करते हैं। मैं पढ़ा चुकी थी एक्चुअली, बट कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। आज किस्मत ख़राब है मेरी, पता नहीं क्यों, बट ओके। तो हमने क्लासिफिकेशन पे थे ना, हम क्लासिफिकेशन पे हमने कर लिया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन अपना कवर। अब अपना थर्ड पॉइंट है नेचुरल क्लासिफिकेशन। सो नेचुरल क्लासिफिकेशन का क्या है? देखो, नेचुरल क्लासिफिकेशन हमें दिया किसने था? दिया था हमें बेंथम एंड हुकर ने। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया था कि जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होता है, आर्टिफिशियल मतलब कोई इंसान फेक है तो वो आर्टिफिशियल हम कहते हैं ना, फेक है, वो बताया था। तो वैसे अपना नेचुरल क्लासिफिकेशन से हम लोग बोलते हैं ना कि यार ये लड़की तो बड़ी खूबसूरत है, लड़के बोलते हैं खासकर है ना कि यार ये लड़की तो नेचुरल ब्यूटी है, ये बहुत खूबसूरत है। तो नेचुरल मतलब क्या कि वो बंदा नेचुरली बहुत खूबसूरत है, ठीक है, उसका नेचर भी बहुत अच्छा है, तो उसको हमने क्या बोला? नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन मतलब कि वो बंदा नेचुरली बहुत ही अच्छा है और सब कुछ अच्छा है उसको हमने नेचुरल लिया है, वो आर्टिफिशियल नहीं है। ये अपना बेंथम एंड हुकर ने दिया था और इसको हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ओके, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है मैडम? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जैसे हम आर्टिफिशियल को सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी कह रहे थे क्योंकि वो एंड्रोशम के बेसिस पे था, इसको हम फाइलोजेनेटिक कहते हैं क्योंकि ये फाइलोजेनेसिस के बेसिस पे है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ द स्पीशीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, ये लिख लिया मैंने। इसको ना क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, तुम बताओ ये पॉइंट 1, 2, 3 बोथ 4 नन। ओके, तुम बताओ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है? स्पीशीज़ का होता है, ऑर्गेनिज्म का होता है, दोनों का होता है, किसी का नहीं होता। देखो, एक सिंपल सा फैक्ट है, हम फिलोसॉफिकल टर्म में बोल देते हैं कि यार ये बंदा तो ऐसे के ऐसे ही है, इसका तो एवोल्यूशन ही नहीं हुआ कभी, है ना, और ये पुराने ज़माने में ही रह गया। और ज़्यादातर हम अपने पेरेंट्स वगैरह को बोलते हैं जो हमसे मतलब एक जनरेशन पीछे होते हैं, या अपने कोई भी सिबलिंग वगैरह है जो बड़ा है बहुत, तो हम उसको बोल देते हैं यार आज के ज़माने पे आओ मम्मी पापा, मतलब आज के ज़माने की बातें ये नहीं होती, ठीक है, वो पुराना ज़माना था, वो गया, आप इवॉल्व हो जाओ। ये सब चीज़ें हम फिलोसॉफिकल टर्म्स में बोलते हैं, लेकिन जब हम साइंटिफिक टर्म्स में बातें करते हैं, बायोलॉजिकल टर्म्स में, तो कभी भी किसी एक ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन नहीं हो सकता, चाहे इंसान हो, ह्यूमन, एनिमल या कुछ भी हो, क्योंकि यार एवोल्यूशन एक बहुत बड़ा फिनोमिनन होता है। ये जब होगा ना तो पूरे एक समाज का होगा साथ में, है ना। जैसे मतलब हमारा पहले समाज था पहले कि हाँ मतलब, और मतलब बहुत ही दिक्कत थी औरतों के लिए, है ना, तो अब एवोल्यूशन हुआ तो एक मतलब पूरे शहर का ही एक एवोल्यूशन हो गया। दिल्ली की औरतों को अब इतनी दिक्कत नहीं होती, या किसी शहर की औरतों को इतनी दिक्कत नहीं होती, तो पूरे समाज का एवोल्यूशन हुआ। तो इसीलिए मतलब एवोल्यूशन मतलब कि एक पूरे स्पीशीज़ का एवोल्यूशन हो जाना, है ना, बायोलॉजिकल टर्म्स में, एक किसी ऑर्गेनिज्म का नहीं। तो हमेशा याद रखना कि जो एवोल्यूशन है वो कभी भी किसी पर्टिकुलर इंसान या एनिमल का नहीं होगा, वो पूरे एक स्पीशीज़ का होगा तो पूरे ह्यूमन काइंड का एवोल्यूशन होगा। कुछ नई चीज़ आएगी तो पूरे ह्यूमन काइंड के लिए होगी ना, कोई नई दवा आएगी, ड्रग आएगी, कोविड की वैक्सीन आई तो ह्यूमन काइंड का एवोल्यूशन है कि अब कोविड के रेजिस्टेंस हो गए हम, है ना। तो इसलिए ये हमेशा एक स्पीशीज़ का होता है, कभी भी एक ऑर्गेनिज्म का नहीं होता। और हाँ, नन के लिए भी बता देती हूँ, नन क्यों नहीं होता आंसर। देखो, पुराना टाइम था, 33 ईयर्स के पेपर वगैरह देखोगे ना तो पुराने टाइम के क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आंसर नन होंगे तुम्हारे, लेकिन वो पुराना टाइम था, है ना, वो उनका टाइम था। जो नीट का पेपर बनाने वाले ना, उनका भी एवोल्यूशन हो गया है फिलोसॉफिकल टर्म्स में, तो अब वो भी वो पेपर नहीं बनाते। अब वो अगर कोई क्वेश्चन दे रहे हैं तो उनको उसका आंसर चाहिए। नन तो मतलब क्या हुआ, मतलब क्वेश्चन बनाया, आंसर ही नहीं है कोई, ये गलत बात है ना। तो इसलिए अब नहीं आते क्वेश्चन, पहले आते थे। तो नन अब तुमको हमेशा गलत करना है, नन कभी भी सही नहीं है आंसर। तो नन तो पहले हट गया, बोथ होगा नहीं क्योंकि ऑर्गेनिज्म का नहीं होता, तो आंसर अपना क्या आया? ऑफ द स्पीशीज़। ओके,
हमेशा याद रखना ऑफ द स्पीशीज़ का होगा एवोल्यूशन हमेशा। ये हम छोटे छोटे पॉइंट्स ना नहीं याद रखते और फिर ये सारे ना क्वेश्चंस में आते हैं हमारी नीट में और फिर हमें फालतू के मार्क्स आते हैं यार। मतलब क्वेश्चन तो जाता ही जाता है क्योंकि कर दोगे यार, क्योंकि अब सिंपल सी बात है ना, लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ, है इतना टुच्चे चैप्टर का मैं तो करके आऊँगी और फिर वो गलत होगा तो तुम्हारे सिर्फ 4 नंबर नहीं जाएंगे, तुम्हारा 1 नंबर सही क्वेश्चन का भी माइनस हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी गलती मत करा करो, ध्यान से करो, खासकर ऐसे चैप्टर में बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ये अपना हो गया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इसमें हाँ एक और पॉइंट, इसमें सब कुछ होता है, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और फाइलोजेनेटिक तो भी पढ़ाया था, ये था ये सारे होते हैं, ये सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं तो याद रख लेना, ये सब होता है। ये भी आ जाता है, कभी आ जाएगा क्वेश्चन कि हाँ नेचुरल में क्या मॉर्फोलॉजिकल होता है कि नहीं होता, तो तुम तो कहते हो कि नहीं होता मॉर्फोलॉजिकल, तो सिर्फ सेक्शुअल में होता है, मतलब आर्टिफिशियल में होता है, लेकिन आंसर ये तीनों में तीनों होगा नेचुरल में। तो अपना यहाँ से क्लासिफिकेशन वाला पॉइंट ख़त्म हो गया। अब अपना लास्ट पॉइंट होगा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब क्या हुआ यार, नामकरण हुआ मैडम, नामकरण। अब ये तो नहीं लिख के आओगे ना तुम नीट में, तो एक डेफिनेशन लिख लो अपने नोट्स में भी, टू गिव असाइन साइंटिफिक name to the classified species। साइंटिफिक नेम देना, ये होता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर भी 2 तरह का होता है, एक होता है वर्नाकुलर नॉमेनक्लेचर, ये तो थोड़ा मतलब मैं ऐसे ही पढ़ा रही हूँ बस कि हाँ वर्नाकुलर नॉमेनक्लेचर मतलब भाई यार कि अब एक सिंपल सी बात है ना कि खरगोश है कोई है, इंडिया में खरगोश बोलते हैं, चलो इंग्लिश में रैबिट बोलते हैं, इंडियंस को तो पता है ना, लेकिन उनको थोड़ी पता है कि हिंदी में खरगोश बोलते हैं। या कोई इटालियन है, उसको करना है कि यार ये क्या मतलब खरगोश को कुछ और बोलते होंगे वो, तो अब हम ऐसे तो कंफ्यूज होते रहेंगे कि यार ये ऑर्गेनिज्म है कौन सा, वो इटालियन सोचते रहे खरगोश कौन सी चिड़िया का नाम है यार, मुझे तो पता ही नहीं। तो इसलिए ये जो है ना ये हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होता, हम यूज़ यही करते हैं ज़्यादातर, खासकर हम जब ऐसे बात करते हैं नॉर्मली तो, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो ये वाला जो है ना ये हम यूज़ करेंगे, लेकिन ये हम बायोलॉजी में यूज़ नहीं करेंगे नॉर्मली यूज़ करेंगे लेमन लैंग्वेज में, तो इसका कुछ ऐसा रूल है नहीं। ओके, तो अब अपना आया मेन क्या, साइंटिफिक बी पॉइंट ना, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर। देखो साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर को हम बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं। ओके, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर में भी पार्ट होता है, अभी मेन हमारा यही पार्ट होता है एक्चुअली, अपना हुआ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। देखो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, कौन हो सकता है, और कोई नहीं, अपने लिनियस चाचा, हर जगह है लिनियस चाचा बायो में, समझे, सर लिनियस ने दिया था बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। देखो इसके तो अब मैं रूल से बताऊंगी ना, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में इतने में तो आएगा नहीं। देखो ओके, सो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स, पहला रूल तो यही होता है कि दे आर जनरली इन लैटिन बट रिटन इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, ब्ला ब्ला, वो आप एनसीईआरटी में देखना, लिखा जाता है इटैलिक्स में, होता लैटिन में है। When हैंड रिटन, जब हाथ से लिखोगे, both the names should be separately underlined। ओके, सेपरेटली। अब both the names क्या, आ जा थर्ड पॉइंट,
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप यूज़ नहीं करोगे आप क्वेश्चन में बेसिकली, है ना, लेकिन जो अब पढ़ा रही हूँ वो आप यूज़ करोगे क्वेश्चन में. फर्स्ट नेम इज जीनस एंड should start with a capital letter. Second name is specific epithet. हो स्पेसिफिक एपिथेट क्या होता है मैम? स्पीशीज़ होता है यार, टेंशन मत लो बिल्कुल. स्पीशीज़ इज written starting with small letter. अंडरलाइन कर लो. जीनस कैपिटल लेटर, सेकेंड नेम स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर. फोर्थ पॉइंट, सॉरी, साइंटिस्ट नेम should be in abbreviation and written in Roman type. रोमन टाइप क्या होता है मैम? रोमन टाइप होता है सीधा सीधा लिखना. देखो आपका पेपर जो है ना वो कंप्यूटर से टाइप होता है, तो आपने कभी पढ़ा हो, मतलब सॉरी यूज़ किया हो MS वर्ड वगैरह कंप्यूटर पे, तो उसमें आप फॉन्ट्स देखते हैं, है ना, कोई कर्सिव होता है, कुछ होता है, एक होता है ना सीधा सीधा वाला, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है. जैसे फॉर एग्जांपल लिन लिखना हो तो ऐसे लिखा होगा, है ना. तो ये अपना हो गया रोमन टाइप. तो जो अपना साइंटिस्ट नेम होगा ना, ये सब देखो आपका लिखा होगा किसी भी कर्सिव, इटैलिक्स, मतलब थोड़ा सा कर्सिव टाइप होता है इटैलिक्स, मुझे ज़्यादा पता नहीं है इटैलिक्स का, मतलब होता है. कभी क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आप थोड़ा सा उसमें कर्व देखोगे, तो वो होगा अपना जो पहले अपना जीनस स्पेसिफिक एपिथेट. जो अपना साइंटिस्ट का नेम थर्ड नेम होगा वो हमेशा सीधा होगा, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, वो रोमन टाइप होगा. ठीक है, तो ये भी है एक आपका फिफ्थ पॉइंट है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली. तीनों आप यूज़ करते हो, ये दोनों आप इतना यूज़ नहीं करोगे, ये तीनों आप यूज़ करोगे. ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ना कि आपको 4-5 नाम दे देंगे, पूछेंगे कि कौन सा फॉलो करता है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर को, तो आपको उसमें मार्क करना होगा, है ना. तो ये दोनों तो आप क्या ही देखोगे कि मतलब इटैलिक्स या लैटिन, ये सब आप ये देखोगे कि हाँ जीनस कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है, स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ है, और जो साइंटिस्ट का नाम है वो ऐसे मतलब एब्रीवेशन में है, रोमन टाइप में. और ये वाला फिफ्थ पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, बट मैं एक ट्रिक जैसा है, ये लिखा भी है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में, आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, एक ट्रिक जैसा है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा. बायनॉमियल नेम शुड नॉट बी लेस देन 3 letters and greater than 12 letters. ये आपको याद करने का अच्छे से. 12 लेटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जी, और 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए. ये आप देख लो, कई नाम आपको ऐसे दे रखे होंगे ना बहुत लंबे लंबे, तो आप वो देख लेना, गिन लेना 12 लेटर से ज़्यादा है क्या, तो नहीं है, फिर तो गलत है. फिर कई बार होता है ना 2 ऑप्शंस कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार ये भी इसमें भी सही है, ये वाला थर्ड रूल लग रहा है, ये जीनस वाला स्पेशल स्मॉल में है, तो अब मैं क्या करूँ, तो लेटर्स देख लेना. ठीक है, तो ये अपना हो गया ये बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, है ना. तो फिर अब बायनॉमियल नोमेनक्लेचर हो गया. अब अपना एक क्लास टर्म बता देती हूँ, सिस्टमैटिक्स, उसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. देखो लास्ट टर्म है अपना सिस्टमैटिक्स. सिस्टमैटिक्स जो है वो भी एक लैटिन वर्ड से आया था, सिस्टेमा. सिस्टेमा, और इसका मतलब होता है बेसिकली अरेंजमेंट, है ना, और सिस्टम मतलब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना, अरेंजमेंट. ठीक है, ये हमें दिया था, कौन दे सकते हैं, लीनियस सर, लीनियस सर ने. सिस्टमैटिक्स जो होता है ना अपना, अगर इसको ऐसे देखा जाए ना, एक सिंपल बहुत ही छोटा सा एक इसका बता देती हूँ डेफिनेशन, है ना, या आप हर जगह यूज़ कर सकते हो. जैसे अपना टैक्सोनॉमी की एक कीवर्ड बताई थी ना मैंने, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स, वैसे सिस्टमैटिक्स का एक कीवर्ड बताई थी हूँ,
सिंपल सी चीज़ है, टेक्सोनमी होगी इसमें प्लस फाइलोजेनी जी, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होगा, टेक्सोनमी होगी और फाइलोजेनी होगी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स होंगे और उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होगा, बनेगा सिस्टमैटिक्स। तो लिख लो, नोट्स बना लो अच्छे से और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, है ना। आई होप आप लोगों को सब समझ आ रहा हो अच्छे से। और यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वही सिंपल ब्ला ब्ला ब्ला। और अगर नहीं समझ आ रहा तो डिसलाइक भी करो और कमेंट्स में बताओ, फीडबैक दो कि क्या समझ नहीं आया, ताकि मैं उस चीज़ को दोबारा भी पढ़ा सकूँ, है ना, ताकि उस पर भी ध्यान दूँ, फिर आगे से वो चीज़ ना करूँ। तो इसलिए देख लो यार, जो भी आपको जैसा सही लगे आप वो करो। बाय बाय, पढ़ते रहो अच्छे से, बढ़िया।